वाक्य क्या है, भाषा की महत्वपूर्ण इकाई है। उचित जगह पर उसका प्रयोग न करने से भी वाक्य में अशुद्धि हो सकती है। सर्वनाम के अलावा किसी में भी यहाँ पर क्या है, हमें विभक्ति चिन्हों को जोड़कर नहीं लिखना है किसी भी शब्द में। द्वंद्व समास के संदर्भ में आपको बीच में योजक चिन्ह लगाना है। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, विद्याश्रम पीयू कॉलेज में हिंदी लेक्चरर हूं। आज हम प्रथम पीयूसी की हिंदी पाठ्यक्रम से जो चतुर्थ सोपान है, मतलब जो व्याकरण भाग है, व्याकरण तथा जो रचना भाग है, उसमें से जो वाक्य शुद्धि है उसको आज हम जानेंगे। देखिए, वाक्य शुद्ध कीजिए करके इससे संबंधित जो प्रश्न है आपको 5 अंक के लिए आपकी क्वेश्चन पेपर में एग्जाम में जो है पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न? 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने अंक के लिए? 5 अंक के लिए। तो वाक्य शुद्ध कीजिए करके आपको यहाँ पर पूछेंगे। इसके लिए वाक्य शुद्धि के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए वाक्य शुद्धि जो है उसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आप में जो है वाक्य शुद्धि से संबंधित जो ज्ञान है रहता है तो बहुत ही आसानी से आपके एग्जाम में जो यहाँ पर प्रश्न पूछेंगे 5 अंक के लिए, उनको जो है उसकी जो वाक्य शुद्धि जो है कर सकते हैं। उसके लिए उत्तर जो है आप आसानी से लिख सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कुछ बेसिक नॉलेज जो है किसके संबंध में, वाक्य शुद्धि के संबंध में, अभी हम उसको देखेंगे। देखिए, वाक्य शुद्धि की परिभाषा। देखिए, क्या है वाक्य शुद्धि? वाक्य रचना में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय संबंधित या फिर अन्य प्रकार की अशुद्धियों की शुद्ध करना, अशुद्धियों को शुद्ध करना ही यहाँ पर वाक्य शुद्धि है। मतलब देखिए, किसी भी वाक्य को लिखने में प्रयुक्त वर्णों के क्रम को हम क्या कहते हैं? यहाँ पर वर्तनी या फिर अक्षरी। किसी भी वाक्य को लिखने में जो प्रयोग करते हैं हम उसे क्या है? वर्तनी कहते हैं, फिर अक्षरी जो है उसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर इस वर्णों के क्रम में, मतलब उस वर्तनी में या फिर अक्षरी में कोई अशुद्धि रह जाती है, वर्तनी में या फिर अक्षर में या फिर वाक्य में किसी भी तरह की अशुद्धि रह जाती है तो उसको शुद्ध करना यहाँ पर क्या कहलाता है? वाक्य शुद्धि जो है कहलाता है। कैसे? देखिए, यहाँ पर क्रिया से संबंधित, विशेषण से संबंधित, सर्वनाम से संबंधित या फिर अन्य किसी भी रूप से जो है वाक्य में अशुद्धि जो है हो सकती है। उस अशुद्धि को शुद्ध करना ही यहाँ पर वाक्य शुद्धि है। तो वाक्य भाषा की महत्वपूर्ण इकाई होता है। वाक्य क्या है? भाषा की महत्वपूर्ण इकाई है। संसार के हर एक मनुष्य जो है इस वाक्य का प्रयोग करता ही है, चाहे वो किसी भी भाषा में हो सकती है, चाहे वो कोई भी भाषा हो सकती है, मगर वाक्यों का प्रयोग तो हर एक मनुष्य करता है। सिर्फ उस भाषा जो है अलग अलग होती है। तो ऐसे में लिखने या बोलने के समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा जो कुछ लिखा या कहा जाए वह बिल्कुल स्पष्ट, सार्थक और व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध हो। देखिए, यहाँ पर संसार में जो भी मनुष्य यहाँ पर बोल सकता है उसे क्या है? संपर्क, समाज से फिर अन्य व्यक्ति से संपर्क साधने के लिए क्या करना पड़ता है? बोलना तो जरूर पड़ता है। तो ऐसे में बोलना हो या फिर लिखना हो तो यहाँ पर क्या होता है? भाषा का जब भी वह प्रयोग करता है तो क्या है? वहां वाक्यों का प्रयोग करता है। तो ऐसे में वाक्य में, मतलब जो कुछ भी यहाँ पर बातें जो है, वाक्य जो है, कही जाए या फिर लिखी जाए, कही जाए मतलब बातें जो है बोले जाए या फिर लिखी जाए, मगर उसमें किसी भी तरह की जो है अशुद्धि नहीं रहनी चाहिए। किसी भी तरह की अशुद्धि जो है उसमें नहीं रहनी चाहिए। ये जो है हमें ध्यान में रखनी है। तो वाक्यों के विभिन्न अंग यथास्थान होना चाहिए, साथ ही विरामादि चिन्हों का भी उचित जगहों पर प्रयोग होना चाहिए। तो ऐसे में देखिए, व्याकरण के रूप से जो है किसी भी तरह की अशुद्धि नहीं रहनी चाहिए।
वाक्य में व्याकरण के रूप से किसी भी अशुद्धि, किसी भी तरह की जो अशुद्धि है वह नहीं रहनी चाहिए। और उसके साथ साथ क्या है, हमें यहाँ पर विराम चिन्हों की, विराम आदि चिन्हों का भी यहाँ पर ध्यान देना है। विराम आदि चिन्हों का भी यहाँ पर ध्यान देने, सिर्फ व्याकरण की दृष्टि से अशुद्धि नहीं हो सकती। कभी कभार जो है विराम आदि चिन्हों का अनुचित जगह पर मतलब उचित जगह पर उसका प्रयोग न करने से भी वाक्य में अशुद्धि हो सकती है। कैसे, अभी ये जो है इसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो देखिए, वाक्य जो है, वाक्य भाषा के एक सार्थक इकाई है। ऐसे में हर कोई जो है, चाहे भाषा विभिन्न हो सकती है, मगर हर कोई ऐसे में वाक्यों का प्रयोग करता है। ऐसे में ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है कि जो भी वाक्य हम कहते हैं या फिर लिखते हैं उसमें किसी भी तरह के व्याकरण की दृष्टि से और ना ही विराम आदि की दृष्टि से किसी भी तरह की अशुद्धि जो है वहां पर नहीं रहनी चाहिए। तो उन्हीं अशुद्धियों को, अगर अशुद्धि होगी तो उन्हीं अशुद्धियों को शुद्ध करना ही क्या है, यहाँ पर वाक्य शुद्धि है। तो देखिए, शुद्ध वर्तनी लिखने के लिए कुछ नियम है। शुद्ध वर्तनी मतलब शुद्ध रूप से वाक्यों की जो प्रयोग है करने के लिए कुछ नियम है। अगर हम इन नियमों का पालन करेंगे तो वाक्यों में अशुद्धियां नहीं हो सकती, या फिर इन नियमों का जो ज्ञान है हमें रहेगा, इन नियमों के बारे में हमें यहाँ पर पता रहेगी, तो क्या हो सकता है, यहाँ पर हम आसानी से, मतलब आप लोग जो है आसानी से यहाँ पर आपकी परीक्षा में वाक्य शुद्धि जो है, जो 5 अंक के लिए देंगे, बहुत ही आसानी से आप उसके जो उत्तर है लिख सकते हैं। तो आइए अभी वो नियम कौन कौन से है यहाँ पर हम जानेंगे। देखिए, पहला यहाँ पर है, हिंदी भाषा में विभक्ति चिन्ह सर्वनामों के अलावा शेष सभी शब्दों में अलग लिखे जाते हैं। जो विभक्ति चिन्ह है वह सर्वनामों के अलावा शेष मतलब क्या है, बाकी सभी जगहों पर क्या है, यहाँ पर अलग ही लिखी जाती है। जैसे उदाहरण के लिए, राधा को आम दे दो। देखिए, ये जो को है विभक्ति चिन्ह है, ये को विभक्ति चिन्ह जो है यहाँ पर देखिए राधा से अलग लिखा गया है ना, राधा से अलग ही यहाँ पर लिखा है। राधा क्या है, यहाँ पर एक संज्ञा है, राधा एक संज्ञा है, तो ये जो को विभक्ति चिन्ह है अलग ही लिखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सर्वनाम के संदर्भ में ही हम जोड़कर लिखते हैं। किसी भी संज्ञा हो या फिर विशेषण या फिर जो भी हो, यहाँ पर सर्वनाम के अलावा किसी में भी यहाँ पर क्या है, हमें विभक्ति चिन्हों को जोड़कर नहीं लिखना है किसी भी शब्द में। तो उदाहरण, राधा एक संज्ञा है तो उसे अलग ही यहाँ पर को जो विभक्ति चिन्ह है उसका प्रयोग हम करते हैं, राधा को आम दे दो करके। तो आगे क्या है यहाँ पर, यदि सर्वनाम के साथ विभक्ति चिन्ह हो तो उसे सर्वनाम में मिलाकर लिखा जाना चाहिए। जैसे पहले ही हमने देखा यहाँ पर है ना, सिर्फ सर्वनाम को छोड़कर बाकी शेष सभी शब्दों में जो है अलग लिखा जाता है। वैसे क्या है, उसी को यहाँ पर बताया गया है कि सर्वनामों के संदर्भ में विभक्ति चिन्ह रहती है तो उसे सर्वनाम जो शब्द रहता है उससे जोड़कर, उससे मिलाकर जो है यहाँ पर लिखनी चाहिए। कैसे, देखिए, हमको, आपको, किस लिए, तुमसे, उसने। उदाहरण के लिए, हम, आप यहाँ पर क्या है, सर्वनाम है। हम, आप, ये सभी सर्वनाम है। तो यहाँ पर को जो है यहाँ पर क्या है, विभक्ति चिन्ह, इसे देखिए जोड़कर लिखा गया है, एक ही शब्द के रूप में यहाँ पर लिखा गया है। नेक्स्ट है, सर्वनाम के साथ 2 विभक्ति चिन्ह होने पर पहला विभक्ति चिन्ह सर्वनाम में मिलाकर लिखा जाएगा और दूसरा अलग लिखा जाएगा। एक तो अभी पहले हमने देखा कि सर्वनाम के साथ जो है यहाँ पर विभक्ति चिन्ह को जोड़कर लिखनी चाहिए। अगर 2 विभक्ति चिन्ह हो तो तब हमें क्या करनी चाहिए, एक जो विभक्ति चिन्ह रहती है जो सर्वनाम के बाद आता है उसे उसके साथ जोड़कर लिखनी है और उसके बाद वाले जो यहाँ पर वह विभक्ति चिन्ह है उसे अलग लिखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि तीनों को एक साथ ही लिखो। देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पर इन जो है क्या है, यहाँ पर सर्वनाम है, में विभक्ति चिन्ह, से विभक्ति चिन्ह, तो यहाँ पर इनमें से सभी जोड़कर लिखेंगे तो वह अशुद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जिस तरह नियम के अनुसार जो है यहाँ पर जो पहला मतलब जो में है वो इन
जो सर्वनाम है उसे जुड़कर लिखनी है और उसके बाद से जो है अलग लिखनी है। इनमें से तो याद रखिए, किसी भी सर्वनाम के बाद अगर दो दो विभक्ति चिन्ह आए तो पहला वाला जो विभक्ति चिन्ह है उसे सर्वनाम के साथ जोड़कर लिखा जाता है और एक जो विभक्ति चिन्ह रहता है उसे अलग करके ही लिखा जाता है। अभी क्या है, ऐसा नियम है कि सर्वनाम के साथ विभक्ति चिन्ह को जोड़कर ही लिखना है। तो अब दो दो तीन तीन हो या फिर दो दो होंगे तो भी सबको जोड़कर लिख देंगे तो अशुद्धि हो जाएगी, वह शुद्ध रूप नहीं होगा। इसीलिए क्या है, एक को जोड़कर लिखना है और एक को अलग ही लिखना है। नेक्स्ट है, पूर्वकालिक प्रत्यय कर को क्रिया से मिलाकर लिखा जाता है। देखिए ये जो कर है, पूर्वकालिक प्रत्यय जो कर है उसे क्या है, हमेशा क्रिया से जो है मिलाकर, मतलब उससे जोड़कर ही यहाँ पर लिखा जाता है। कैसे, देखिए जैसे सोकर, उठकर, खाकर, आप ऐसे नहीं लिख सकते कि यहाँ पर क्या है सोकर, ऐसे अलग अलग नहीं लिख सकते। या फिर उठ अगर जो एक क्रिया है तो कर, तो इसे अलग अलग नहीं लिख सकती। तो ये जो है यहाँ पर गलत है। तो आपको क्या करना है, कैसे लिखना है, यहाँ पर पूर्वकालिक प्रत्यय कर जो शब्द है अगर वह क्रिया के बाद आता है, अगर वहां क्रिया के बाद आता है तो आपको जो है उसे जोड़कर लिखनी है। जैसे सोकर, उठकर, तो एक ही शब्द में आ गया है सभी, खाकर, है ना। तो ये जो रूप है सो के बाद अब अगर आप जगह छोड़कर कर जो है उसे अलग लिखेंगे तो वह जो है अशुद्ध रूप है। तो उसका शुद्ध रूप क्या है, पर उससे जोड़कर लिखेंगे तो ही वह शुद्ध रूप है। मतलब सोकर, उठकर, खाकर। देखिए कर जो है किसी भी क्रिया के बाद, देखिए सोना, उठना, खाना, ये सभी एक क्रिया है। इसे छोड़कर बाद में भी किसी भी क्रिया शब्द के बाद अगर कर शब्द आएगा तो उसे हमेशा जोड़कर ही लिखना है। नेक्स्ट है, द्वंद्व समास में पदों के बीच योजक चिन्ह लगाया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, और एक ध्यान देने वाली बात या फिर और एक नियम क्या है, यहाँ पर जो भी द्वंद्व समास आता है उसमें जो योजक चिन्ह रहता है उसे जोड़कर ही, लगाकर ही लिखना है। जैसे माता पिता, शिव पार्वती आदि। द्वंद्व समास के संदर्भ में क्या लिखना है, यहाँ पर जो योजक चिन्ह, ये देखिए ये योजक चिन्ह है, इसे लगाकर ही लिखते हैं। और उसके बाद क्या है, जैसा, और सा, जैसे, ऐसे सामरूप्य शब्दों के पहले योजक चिन्हों का प्रयोग करना है। एक तो यहाँ पर द्वंद्व समास के संदर्भ में, एक तो क्या है यहाँ पर द्वंद्व समास के संदर्भ में आपको बीच में योजक चिन्ह लगाना है। और एक बात ध्यान में क्या रखना है, यहाँ पर जैसा, और सा, जैसे, ऐसे साम्य रूप के शब्दों के संदर्भ में भी योजक चिन्ह लगानी है। तो ये बात भी आपको, ये नियम भी आपको याद में रखना है। जैसे चाकू सा, प्यारा सा, आप सा, वह बच्चा कितना प्यारा सा है, वह बच्चा कितना प्यारा सा है। आपके बेटा तो आप सा ही है, आप जैसा ही है, हम कहते हैं ना, तो ऐसे में आप सा। तो ऐसे में क्या है, यहाँ पर साम्य रूपी शब्दों के संदर्भ में यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो योजक चिन्ह है इसे बीच में लगाना चाहिए। एक तो द्वंद्व समास में और एक साम्य रूपी शब्दों के संदर्भ में, ये याद रखिए। नेक्स्ट यहाँ पर विराम चिन्हों का प्रयोग ना होने पर भी अशुद्ध हो जाती है और अर्थ का अनर्थ हो जाता है। देखिए वाक्य शुद्धि की परिभाषा के संदर्भ में मैंने आपको बताया था, सिर्फ व्याकरण की दृष्टि से ही यहाँ पर अशुद्धि नहीं हो सकती। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि अगर जो विराम आदि चिन्ह है उनका जो प्रयोग है सही जगह पर ना करने पर या फिर उनका प्रयोग ना करने पर क्या है, यहाँ पर अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। तो वह उसमें क्या है, उस वाक्य में अशुद्धि रह जाती है। कैसे, देखिए रोको मत जाने दो, यहाँ पर एक शब्द है, एक वाक्य है, क्या है, रोको मत जाने दो। देखिए यहां पर जो है अल्प विराम का चिन्ह है, यहाँ पर अल्प विराम का चिन्ह है, रोको मत जाने दो। तो वही इस अल्प विराम चिन्ह को अगर हम नहीं डालेंगे, उसे छोड़ दीजिए, अभी इसे पढ़िए, रोको मत जाने दो। देखिए किस तरह अर्थ का अनर्थ हो जाएगा ना, रोको मत जाने दो।
रोको मत, जाने दो। देखिए सिर्फ एक विराम चिन्ह, एक छोटा सा जो अल्प विराम चिन्ह है, उसका प्रयोग करने या फिर ना करने से कितना यहाँ पर अर्थ में बदलाव जो है आ जाती है। अगर इसका प्रयोग हम करेंगे तो उसे रोक दो, उसे जाने के लिए मत दो, ऐसा आ जाता है अर्थ। वही इस विराम जो चिन्ह है, मतलब अल्प विराम का जो चिन्ह है, इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? रोको मत, उसको जाने दो, उसे जाने दो, उसको रोकना मत, इस तरह का अर्थ आ जाता है। मतलब पूर्ण रूप से यहाँ पर विरुद्ध हो जाता है। तो इसीलिए देखिए कितनी यहाँ पर वाक्य के संदर्भ में, भाषा के संदर्भ में विरामादि चिन्हों का भी महत्व रहती है। तो उसे सही जगह पर ना डालने से या फिर उसके प्रयोग करने या फिर ना करने से बहुत सारी अशुद्धि जो है वाक्य में हो सकती है। तो इसका भी जो ध्यान है हमें रखनी है। देखिए संज्ञा संबंधी अशुद्धियां, अभी संज्ञा से संबंधित अभी कुछ नियम हमने देखा। अभी यहाँ पर हम ये देखेंगे कि संज्ञा से संबंधित अशुद्धियां कैसे हो सकती है। देखिए सीता ने गीता की 2-4 लड़ियां गाई, तो यहाँ पर क्या लिखना है हमें? सीता ने क्या है, गीत की 2-4 कड़ियां गाई करके यहाँ पर लिखना है। तो इस तरह संज्ञा से संबंधित। और नेक्स्ट आता है लिंग संबंधित अशुद्धियां। तो लिंग से संबंधित क्या सकता है? परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए, परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए। तो ये अशुद्ध रूप है वाक्य की। तो शुद्ध रूप क्या है? परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए। देखिए बदलना, बदलनी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर लिंग, देखिए स्त्रीलिंग यहाँ पर मुख्य रूप से होने के कारण बदलना नहीं ठीक रहेगा, बदलना जो है नहीं लिखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है वो अशुद्ध हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए। तो इस तरह लिंग के हिसाब से भी अशुद्धि हो सकती है। तो आपको जो भी एग्जाम में अगर कुछ भी वाक्य दे शुद्ध करने के लिए, तब आपको ये तो देखना, पहले अभी भी जितने भी नियम मैंने बताए, आपको सोचना है कि उनके हिसाब से कोई क्या है पर अशुद्धि है क्या नहीं। फिर आप सोचेंगे कि संज्ञा के हिसाब से कोई अशुद्धि है नहीं, तो फिर आप सोचिए, ये देखिए कि कहीं लिंग के हिसाब से तो कोई अशुद्धि नहीं है क्या करके। अगर होगा तो जैसे यहाँ पर ठीक किया वैसे आपको भी क्या है, वहां पर उस अशुद्धि को शुद्ध करना है। नेक्स्ट है वचन संबंधी। अगर संज्ञा संबंधी अशुद्धि ना हो वाक्य में, अगर लिंग से संबंधित अशुद्धि ना हो वाक्य में, तो आप क्या करेंगे? तो आप करेंगे, देखेंगे कि कहीं वचन से संबंधित अशुद्धि ना हो। जैसे क्या है, इस विषय पर एक भी अच्छी पुस्तकें नहीं है, इस विषय पर एक भी अच्छी पुस्तकें नहीं है। तो शुद्ध रूप क्या है यहाँ पर? देखिए इस विषय में एक भी अच्छी पुस्तक नहीं है। पुस्तकें, पुस्तक, एक वचन, बहुवचन। देखिए यहाँ पर पहले आपको मेंशन किया, ये बताया है कि एक, तो एक क्या है यहाँ पर? एक वचन है। तो ऐसे में पुस्तकें कहां से आ सकती है? एक तो यहाँ पर एक वचन में होने के कारण तो एक ही पुस्तक, तो एक भी पुस्तक नहीं है। तो वचन से संबंधित अशुद्धियां हो सकती है। तो आपको इस तरह से भी यहाँ पर देखना है। नेक्स्ट है कारक संबंधी अशुद्धियां। कारक संबंधी अशुद्धियां कैसे हो सकती है? कारक संबंधी अशुद्धियां, देखिए मैंने राम को पूछा, मैंने राम से पूछा। देखिए यहाँ पर को, ये जो कारक चिन्ह है इस संदर्भ में नहीं आ सकता, ये अशुद्ध रूप है। तो कैसे आना है? मैंने राम से पूछा, तो को निकालना है और से जो है जोड़ना है। तो आप देखेंगे कि संज्ञा संबंधित या फिर लिंग, वचन या फिर कारक से संबंधित कोई अशुद्धि है क्या करके आपको देखना है। नेक्स्ट है सर्वनाम से संबंधित। सर्वनाम से संबंधित कैसे अशुद्धि हो सकती है? मेरे से मत पूछो, मुझसे मत पूछो। देखिए ये मेरे से, देखिए ये मेरे से, तेरे से, मुझको, मेरे को, तेरे को जो है ये अशुद्ध रूप है। ये सभी जो है अशुद्ध रूप है। तो शुद्ध रूप क्या है? मेरे से मत पूछो, ये सही है नहीं है। तभी क्या है? मुझसे मत पूछो। देखिए यहाँ पर सर्वनाम से संबंधित अशुद्धि है। मुझ क्या है? ये सर्वनाम है। मुझसे मत पूछो, मुझसे सर्वनाम, मुझसे मत पूछो, मेरे से मत पूछो, ये अशुद्ध रूप है। वही तेरे को अब जाना चाहिए, तुझे, देखिए तेरे को निकालना है और तुझे लिखना है।
तेरे को अब जाना चाहिए, ये अशुद्ध रूप में, इसमें तेरे को जो है सर्वनाम से संबंधित अशुद्ध रूप है। तो यहाँ पर क्या है, तुझे, सर्वनाम जो है तुझे यहाँ पर आपको लिखना है। नेक्स्ट है विशेषण से संबंधित, मुझे बड़ी भूख लगी है, मुझे बहुत भूख लगी है। विशेषण मतलब आपको पता ही है, जिससे क्या है, क्रिया की विशेषता के बारे में पता चले, उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर भूख लगना एक क्रिया है, भूख लगना एक क्रिया है, तो उसे संबंधित देखिए यहाँ पर बड़ी, ये विशेषण है। यहाँ पर इस क्रिया की विशेषण क्या है, भूख लगी है, एक क्रिया है, तो उसमें बहुत भूख लगी है, बहुत जो है पर विशेषण है उसकी। तो ऐसे में बड़ी जो शब्द है वह गलत है, बड़ी शब्द गलत है। तो यहाँ पर क्या लिखना है, मुझे बहुत भूख लगी है, ये इसका सही रूप है। ठीक है, अभी आपने वाक्य शुद्धि से संबंधित, वाक्य शुद्धि का जो परिभाषा है उसको आपने जाना, और उसके बाद क्या है, वाक्य शुद्धि के जो कुछ नियम है उसके बारे में जाना, और उसके साथ साथ क्या है, संज्ञा से संबंधित, विशेषण से संबंधित, सर्वनाम से संबंधित, कारक चिन्हों से संबंधित किस तरह से अशुद्धियां हो सकते हैं उसके बारे में भी आपने जाना। तो आपके एग्जाम में, मतलब आपके क्वेश्चन पेपर में किस तरह से देंगे, देखिए मैंने पहले ही बताया था 5 अंक के लिए प्रश्न पूछेंगे करके, एक एक प्रश्न के लिए, एक एक सही उत्तर के लिए 1 अंक। तो इस तरह से अगर आपको प्रश्न किस तरह देंगे, वाक्य शुद्ध कीजिए। तो ऐसे में पहले निंदा का ऐसी ही महिमा है, ये प्रश्न है आपके लिए, निंदा का ऐसी ही महिमा है, प्रश्न है। आपको बोल देंगे कि वहां पर प्रश्न देकर इसको क्या है, शुद्ध करो करके, तब आप क्या करेंगे, जैसे अभी जो भी नियम है उनके हिसाब से कोई यहाँ पर क्या है, अशुद्धि है, तो उसको आप देखेंगे पहले, बाद में क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, कारक से संबंधित कुछ अशुद्धि आ करके आप सोचेंगे। तो देखिए निंदा की ऐसी ही महिमा है, देखिए निंदा की ऐसी ही महिमा है, निंदा का ऐसी ही महिमा नहीं, निंदा की ऐसी ही महिमा है। कारक चिन्ह से संबंधित अशुद्धि जो है यहाँ पर हमने देखा। अभी नेक्स्ट है, हम प्रतिदिन सवेरे 3 बजे उठता था, यहाँ पर क्या हो सकता है, हम प्रतिदिन सवेरे 3 बजे उठता था। देखिए वचन से संबंधित अशुद्धि यहाँ पर है, जैसे हम जो है, हम मतलब ही यहाँ पर बहुवचन है ना, हम प्रतिदिन सवेरे 3 बजे उठते थे, उठता था यहाँ पर गलत है। क्यों, क्योंकि हम है, मतलब यहाँ पर कोई सिर्फ एक नहीं है, हम प्रतिदिन सवेरे 3 बजे उठते थे, वचन से संबंधित अशुद्धि यहाँ पर हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है, सूरदास ने इसलिए निंदा शब्द रसाल कही है, सूरदास ने इसलिए निंदा शब्द रसाल कहा है। नेक्स्ट, कई महाविद्यालय खुला, कई महाविद्यालय खुले। देखिए कई यहाँ पर भी वचन से संबंधित, मतलब कई, बहुत सारे जो है, कई बहुत सारे महाविद्यालय जो है यहाँ पर खुले हैं, खुला जो है यहाँ पर अशुद्ध रूप हो जाएगा। नेक्स्ट, लेकिन ये कथाएं कहाँ तक कहा जाए, तो यहाँ पर उसकी शुद्ध रूप क्या है, लेकिन ये कथाएं कहाँ तक कही जाए, कहाँ जाए, कहीं जाए, क्योंकि कथाएं, देखिए यहाँ पर लिंग से संबंधित अशुद्धि है, लिंग से संबंधित जो है अशुद्धि यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो इस तरह जैसे आपके प्रश्न पत्र में यहाँ पर कोई भी वाक्य दो, ये तो सिर्फ उदाहरण के लिए यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हमने दी है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जैसे आपके प्रश्न पत्र में 5 अंक के लिए वाक्य शुद्ध कीजिए करके देंगे, तो पहले तो आप एक एक करके पूरे जो वाक्य, या फिर एक एक करके एक एक वाक्य को पढ़ो, उसके जो उत्तर है सोचिए, मतलब पहले सोचिए, आप लिखने से पहले सोचो कि किस तरह की अशुद्धि इसमें हो सकती है, फिर उसकी जो सही उत्तर है उसे आप लिखिए। इसके लिए आपको क्या करना है, जो वाक्य शुद्धि की जितने भी नियम है उनको ध्यान में रखनी है, और किसी तरह की भी यहाँ पर आपको अशुद्धि ना दिखे तो विराम आदि चिन्हों के बारे में भी सोचना जरूर, विराम आदि चिन्हों के बारे में भी सोचना। और उसके बाद क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, कारक, विशेषण, इन सभी के लिंग, इन सभी से संबंधित अशुद्धि हो सकती है क्या करके सोचिए, और उसके बाद
क्या है, सोचने के बाद ही उत्तर लिखते जाइए। बहुत ही आसानी से यहाँ पर आप जो है 5 अंक प्राप्त कर सकते हो और अच्छे से स्कोर भी क्या है इनके कारण से जो है आप कर सकते हो। धन्यवाद।